আমি নাই তো, আমি তো সম্পূর্ণ নির্দোষ আছি তো। কোর্টে তো আমি বলেছি এবং উকিলকে ডেকে বলেছি, সকলে বলেছি, কিন্তু আমার উপরে চক্রান্ত হচ্ছে তো। मगर फिर भी तो मैं इंसान हूँ कि हमारा भी दिल में कभी कभी दर्द होता है कि ये साला काम ठीक नहीं है। कि मैं बेगुनाह हूँ, ये आखिरी शब्द उस शख्स के थे जिसे 14 अगस्त 2004 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। दोस्तों, निर्भया कांड के दोषियों को जब फांसी हुई थी वो हम सबको याद है, लेकिन इससे कई साल पहले कोलकाता में एक ऐसा केस हुआ था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। एक ऐसा केस जहां पहले तो जनता ने आरोपी को फांसी देने के लिए प्रोटेस्ट किया, लेकिन जब फांसी हो गई तो सवाल उठने लगे कि क्या देश की अदालतों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई? क्या एक बेगुनाह को फांसी पे चढ़ा दिया गया? आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेतल परीख और धनंजय चटर्जी का केस, जो आज भी भारत के सिस्टम पर एक सवालिया निशान है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1990 कोलकाता से। शहर के भवानीपुर इलाके में आनंद अपार्टमेंट नाम की एक बिल्डिंग थी। इसी बिल्डिंग की सिक्योरिटी का जिम्मा था धनंजय चटर्जी नाम के एक शख्स पर। धनंजय बांकुरा जिले का रहने वाला था और रोजगार की तलाश में कोलकाता आया था। और वहीं इसी अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पे रहता था पारेख परिवार। नागरदास पारेख, उनकी पत्नी यशोमती और उनके 2 बच्चे, बेटा भावेश और बेटी हेतल। हेतल पारेख उस वक्त सिर्फ 18 साल की थी और 10th क्लास की स्टूडेंट थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन हेतल अक्सर अपनी माँ से शिकायत करती थी कि सिक्योरिटी गार्ड धनंजय उसे टीज करता है, उसे घूरता है। और बात तब बिगड़ गई जब हेतल ने बताया कि धनंजय ने उसे फिल्म देखने के लिए भी फोर्स किया। पारेख परिवार ने तुरंत एक्शन लिया, सोसाइटी में कंप्लेंट की गई और फैसला हुआ कि धनंजय का ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उसे पास के ही एक दूसरे अपार्टमेंट में ड्यूटी दी गई, लेकिन धनंजय को ये बात नागवार गुजरी। तारीख थी 5 मार्च 1990। ये वो दिन था जब धनंजय को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन वो वहाँ नहीं गया। वो अपनी पुरानी जगह आनंद अपार्टमेंट में ही गया। सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक उसने वहाँ ड्यूटी की। उस दिन हेतल का एग्ज़ाम भी था। वह एग्ज़ाम देके दोपहर 1 बजे घर को लौटी। अब घर में हेतल और उसकी माँ यशोमती अकेले थे। शाम के करीब 5:20 हेतल की माँ रोज की तरह पास के एक मंदिर में पूजा करने निकल गई। घर में हेतल बिल्कुल अकेली थी और यहीं से शुरू हुआ है ये खौफनाक मंजर। माँ के जाने के कुछ ही मिनट बाद धनंजय बिल्डिंग के अंदर आता है। वो लिफ्टमैन और गार्ड से कहता है कि उसे पारिक परिवार के फ्लैट में कुछ काम है, उसे ऑफिस में फ़ोन करना है, और वो ऊपर जाता है। वक्त बीतता है। शाम के करीब 5:45 बिल्डिंग का सुपरवाइजर आता है और धनंजय को नीचे बुलाता है। गवाहों के मुताबिक धनंजय नीचे आता है, नॉर्मल बात करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। शाम को 6:05 जब हेतल की माँ मंदिर से वापस आती है तो लिफ्टमैन उन्हें बताता है कि मैडम, अभी थोड़ी देर पहले धनंजय ऊपर आपके फ्लैट में गया था। ये सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। यशोमती भागी भागी ऊपर जाती है, घंटी बजाती है, दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। दरवाज़ा अंदर से लॉक। जी हाँ, ये पॉइंट याद रखिएगा, दरवाज़ा अंदर से लॉक। काफ़ी कोशिशों के बाद पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर का नज़ारा देख के सबकी रूह कांप जाती है। हेतल का शरीर खून से लथपथ फर्श पे पड़ा था और उसके शरीर पे चाकू के 21 गहरे जख्म थे। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके साथ रेप होने के भी संकेत थे। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। शक की सुई सीधे धनंजय पे जाती है, क्योंकि वो आखिरी शख्स था जिसे ऊपर जाते देखा गया था और वो घटना के बाद से गायब था। और पुलिस धनंजय को उसके गांव से गिरफ्तार करती है। उसके घर की तलाशी ली जाती है, जहां से एक घड़ी बरामद होती है। पुलिस का दावा था कि ये घड़ी हेतल के घर से चोरी हुई है। इसके अलावा खून के कुछ निशान वाले कपड़े भी मिलने का दावा किया गया, लेकिन दूसरी तरफ धनंजय बार बार कहता रहा कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। उसने कहा कि उस वक्त वो वहाँ नहीं था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस एविडेंस पूरी तरीके से उसके खिलाफ था। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ने सबने माना कि धनंजय ही कातिल है।
वजह थी उसका बदला लेने का मोटिव और लिफ्टमैन की गवाही। धनंजय ने 14 साल जेल में बिताए। उसने राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन भी भेजी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। जून 2004 में उसकी फांसी की तारीख तय हुई, लेकिन लोगों के विरोध और रैलियों के कारण इसे कुछ दिन तक टाला गया। हालांकि जनता का एक बड़ा हिस्सा और तत्कालीन सरकार चाहती थी कि ऐसे जघन्य अपराधी को सजा मिले। आखिर 14 अगस्त 2004 धनंजय का जन्मदिन भी उसी दिन था। जल्लाद नाटा मलिक ने लीवर खींचा और धनंजय चटर्जी को फांसी के फंदे पर लटका दिया। और मरने से ठीक पहले उसके शब्द थे, मैं निर्दोष हूँ, मुझे सब मिलके मार रहे हैं। उस वक्त सबको लगा कि इंसाफ हो गया, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आना अभी बाकी था। धनंजय की मौत के करीब 10 साल के बाद 2015 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के 2 प्रोफेसर्स ने इस केस की फिर से जांच शुरू की और जो तथ्य सामने आए उसने सबको चौंका दिया। धनंजय को सूली पे लटकाने वाले जल्लाद नाटा मलिक ने इस हादसे के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी। शायद उस आखिरी पल में धनंजय की आंखों में उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे अंदर तक हिला गया। उधर धनंजय के पिता ने अपने ही बेटे की बॉडी क्लेम करने से मना कर दी और धनंजय वो अपनी आखिरी सांस तक बस यही कहता रहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने ये नहीं किया। इन तीनों प्रोफेसर्स ने इस केस की फाइल्स को दोबारा खोला। उन्होंने केस को एक इमोशनल नहीं बल्कि एक एकेडमिक लेंस से री एग्जामिन करना शुरू की और फिर जो उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की उसने धनंजय की फांसी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस रिपोर्ट ने साबित किया कि जिसे 3 अदालतों ने ओपन एंड शट केस माना वो दरअसल एक फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल था। रिपोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के एक दावे की धज्जियां उड़ा दी। आइए देखते हैं कैसे। इस रिपोर्ट में पुलिस की थ्योरी में इतने बड़े लूप होल्स मिले कि लोग सोचने पे मजबूर हो गए। खून के धब्बे, हेतल के कमरे में खून बिखरा पड़ा था। कातिल के कपड़ों पर खून होना लाजमी था, लेकिन धनंजय की जो शर्ट पुलिस ने बरामद की उस पर फॉरेंसिक जांच में हेतल का खून नहीं मिला और गवाहों ने कहा था कि धनंजय ने कपड़े नहीं बदले थे, तो फिर खून कहाँ गया? डीएनए टेस्ट, ये सबसे बड़ी लापरवाही थी। हेतल के नाखूनों में स्किन टिश्यू फंसे थे जो हाथापाई के दौरान आए होंगे। पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट करवा कर धनंजय से मैच क्यों नहीं कराया? यहाँ तक कि रेप की पुष्टि के लिए जो सैंपल लिए गए उनका भी डीएनए मिलान कभी नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 3, बंद दरवाजा। याद है मैंने कहा था दरवाजा अंदर से बंद था। अगर धनंजय ने कत्ल किया और भाग गया तो वो दरवाजा बाहर से लॉक करता। दरवाजा अंदर से कैसे लॉक हो सकता? क्या कमरे में कोई और भी था या कातिल कोई ऐसा था जिसके पास घर की चाबी थी? पॉइंट नंबर 4, पुलिस ने कहा कि धनंजय ने घड़ी चुराई है, लेकिन उस घड़ी का सीरियल नंबर कभी मैच नहीं किया गया। क्या वो घड़ी वाकई परीख फैमिली की थी? 5वां पॉइंट, पुलिस की थ्योरी थी कि शाम 5:20 पे माँ मंदिर गई और 6 बजे वापस आ गई, यानी सब कुछ सिर्फ 30 या 40 मिनट के अंदर हुआ। लेकिन प्रोफेसर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बहुत ही बारीक चीज पकड़ी। हेतल के पेट में अनडाइजेस्टेड फूड मिला था। फॉरेंसिक साइंस के मुताबिक इसका मतलब है कि हेतल की मौत खाना खाने के कुछ देर बाद हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर हेतल 1 बजे एग्ज़ाम देके आई तो क्या उसने शाम को 5 बजे खाना खाया? और अगर खाया तो उस 30 मिनट के विंडो में उसने खाना भी खाया, कातिल भी अंदर आया, मर्डर भी किया और दरवाज़ा लॉक करके भाग गया। ये सोचने में ही नामुमकिन सा लगता है। अनडाइजेस्टेड फूड का मिलना ये इशारा कर रहा था कि प्रोसिक्यूशन का बताया हुआ टाइम ऑफ डेथ पूरी तरीके से गलत हो सकता था। छठा, सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने कोर्ट में गवाही दी थी कि उसने नीचे धनंजय को 3rd फ्लोर के फ्लैट 3A की बालकनी में खड़े देखा था। लेकिन जब इन प्रोफेसर्स की टीम ने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और एलिवेशन को स्टडी किया तो पता चला कि नीचे खड़े होके 3A की बालकनी दिखती ही नहीं है और ये पॉसिबल नहीं था कि कोई नीचे से देख पाए कि बालकनी में कौन खड़ा है। अगर ये सच था तो पुलिस ने एक बार फिर इसे वेरीफाई क्यों नहीं किया? 7वां, पुलिस ने मौकाए वारदात से एक शर्ट का बटन रिकवर किया था जिसे धनंजय का बताया गया,
लेकिन पुलिस वहां बॉडी मिलने के 3 घंटे के बाद पहुंची थी। तब तक वहां भीड़ जमा हो चुकी थी। बॉडी को मूव किया गया था। पूरा क्राइम सीन टेम्पर हो चुका था। ऐसे में उस एक बटन के मिलने पर कितना भरोसा किया जा सकता है। 8वां, कोर्ट ने कहा कि धनंजय का भाग जाना उसके दोषी होने का सबूत है, लेकिन इस रिपोर्ट ने पाया कि उस रात बिल्डिंग से भागने वाला धनंजय अकेला नहीं था। बगल वाले फ्लैट में एक और आदमी काम करता था, डोमेस्टिक हेल्प, जिसका नाम था गौरंगा। रिसर्च के मुताबिक गौरंगा भी 5 मार्च को क्राइम के फौरन बाद वहां से गायब हो गया, लेकिन पुलिस ने कभी गौरंगा को सस्पेक्ट नहीं माना। वो टूटा हुआ बटन, वो टूटी हुई चेन, क्या पता वो गौरंगा का ही हो। लेकिन पुलिस के लिए धनंजय सिर्फ एक प्राइम सस्पेक्ट नहीं था, वो ओनली सस्पेक्ट था। उनकी आंखों में पट्टी बंधी थी। 9वां, पुलिस ने जिस कंपनी की घड़ी बरामद की थी वो धनंजय के पास से मिली, लेकिन प्रोसिक्यूशन कभी ये साबित नहीं कर पाया कि वो यही घड़ी थी जो हेतल परीख पहनती थी। अब इस कंपनी के नाम की तो घड़ी किसी के भी पास हो सकती है, और पुलिस ने जो ट्रांसफ़र ऑर्डर कोर्ट में दिखाया जिससे ये साबित किया गया कि धनंजय को नौकरी से निकाला जा रहा था, इसलिए वो गुस्से में था। रिसर्चर्स को लगा कि वो लेटर शायद बाद में बनाया गया था केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि 1990 में एक छोटी सिक्योरिटी एजेंसियां गार्ड्स को हटाने के लिए लिखित नोटिस नहीं देती थी। 10वां, अगर ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था तो डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि यही वो टेस्ट था जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता था। क्योंकि पुलिस को डर था कि अगर डीएनए मैच नहीं हुआ तो उनकी पूरी थ्योरी फेल हो जाएगी। इन प्रोफेसर्स की रिपोर्ट्स आने के बाद ये सॉल्व केस दोबारा एक अनसुलझी पहेली बन गया है। टाइम ऑफ डेथ कंफर्म नहीं था, ऑल्टरनेट सस्पेक्ट को इग्नोर किया गया, क्राइम सीन टेम्पर्ड था और मोटिव पर सवाल। सब कुछ धुंधला है। हेतल के पेरेंट्स इस हादसे के बाद हमेशा के लिए कोलकाता छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए। धनंजय की पत्नी ने बाद में दोबारा शादी कर ली, लेकिन आज भी वो यही कहती है कि मेरा पति निर्दोष था। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि 5 मार्च 1990 को उस कमरे में हेतल के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। क्या धनंजय सच में कातिल था या वो एक मोहरा बन गया? इस पूरी कहानी में क्या सच था क्या झूठ, ये सब धुंधला है। सिर्फ एक चीज सच है जिस पे कोई डाउट नहीं है, और वो है हेतल का दर्द। एक ऐसी जिंदगी जो आगे चलकर कितना कुछ कर सकती थी, उसे बेरहमी से रोक दिया गया। बस यही एक कड़वा सच इस कहानी का। धनंजय की फांसी को इंसाफ का नाम दिया गया था, लेकिन क्या सच में इंसाफ हुआ? ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। दोस्तों, हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। धनंजय को दोषी करार दिया गया और उसे सजा मिली, लेकिन 2015 की रिपोर्ट ने जो सवाल उठाए उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस केस का सबसे बड़ा लूप होल ये था कि जो मर्डर वेपन था वो आज तक बरामद नहीं किया जा सका। तो बिना पुख्ता सबूतों के फांसी देना, क्या यही न्याय था? आपको क्या लगता है, क्या धनंजय चटर्जी असली कातिल था या फिर वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको क्राइम की इन्वेस्टिगेशन स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, अलर्ट रहें, सावधान रहें। नमस्कार।